नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। जहां छत्तीसगढ़ के एकमात्र सीट मरवाही में 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर है, वहीं राजनीतिक दलों के चेहरों पर सस्पेंस अभी भी लगातार गहराता जा रहा है। इससे परे बीजेपी, कांग्रेस और जोगी कांग्रेस तीनों पार्टियां अपने अपने जीत के दावे कर माहौल में कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने में जुटी हुई है। जहां कांग्रेस इस सीट को जीतकर जोगी कांग्रेस से एक तरह से बदला लेना चाहती है, तो वहीं जोगी कांग्रेस इस चुनाव को जीतकर साख बरकरार रखने में जुटी हुई है। जबकि बीजेपी इस जीत से खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस और जोगी कांग्रेस के इस आपसी द्वंद्व में अपने आप को स्थापित करने में जुटी हुई है। इन सबके बीच जवाब तो देना होगा कि मरवाही में तैयारियां दमदार, कहां है उम्मीदवार। लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं ये प्रतिक्रियाएं। मरवाही चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। जिस तरह से मरवाही को जिला बनाया गया, जिस तरीके से मरवाही के विकास के सारे रास्ते खुल गए हैं, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो 15 साल तक और भाजपा की बी टीम ने मरवाही के विकास को बाधित करने का काम किया है। कांग्रेस का प्रत्याशी जो भी हो, कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता उसके लिए एकजुट होकर काम करेंगे और मरवाही से कांग्रेस के परंपरागत गढ़ से कांग्रेस को विजयी बनाएंगे। मरवाही विधानसभा उपचुनाव 3 नवंबर को होना है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को निश्चित रूप से उतारेगी। मरवाही विधानसभा उपचुनाव निश्चित रूप से कांग्रेस के 2 वर्ष के कार्यकाल की असफलता के लिए जाना जाएगा और वहां पर एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजयश्री हासिल करेगा। तो तमाम राजनीतिक दल अपने अपने जीत के दावे और वादे कर रखे हैं, लेकिन मतदाता हैं, उनका सवाल है कि आखिर उम्मीदवार कहां है। उम्मीदवार को देखकर ही तो फिर मतदान किया जाएगा। चलिए चर्चा करते हैं। आपको मेहमानों से परिचित करवा देता हूं। धनंजय सिंह ठाकुर हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। धनंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रजेश नाथ पांडे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भगवानू नायक जी हैं, जोगी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले धनंजय जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। क्या उम्मीदवारों को लेकर एक अनार 100 बीमार सी स्थिति है सत्ता में आने के बाद, या फिर समीकरण कुछ और बैठाए जा रहे हैं? देखिए दीपेश जी, मरवाही उपचुनाव की घोषणा भी हुई है और कांग्रेस पार्टी में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। उस प्रक्रिया के तहत ही मरवाही उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित करेंगे। लेकिन मरवाही के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और हमारे जो नेतागण हैं, लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और मरवाही की जनता भी एक प्रकार से मन बना चुकी है कि कांग्रेस का उम्मीदवार जो भी होगा, हमको जो 20 महीने में जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने जो छत्तीसगढ़ को विकास किया है, यहाँ के किसानों का कर्जमाफी किया है, बिजली बिल हाफ किया है, धान की 25 रुपए दिया है, आदिवासी वर्ग को उनकी जमीन को लौटाने का काम किया है, और जो जेल में निर्दोष आदिवासी बंद है, जिनको रमन सिंह की सरकार ने उन बेगुनाह आदिवासियों को जेल में बंद किया है, उनको बाहर निकालने का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार ने किया है और सभी वर्गों को उनका अधिकार दे रहे हैं। तो मरवाही की जनता मन बना चुकी है, कांग्रेस का प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन मरवाही में प्रतिनिधित्व का जो जिम्मेदारी है वो कांग्रेस पार्टी को देंगे। और बहुत जल्द कैंडिडेट कोई भी वो डमी रहेगा। चयन की हमारी जो प्रक्रिया है, वोट तो भूपेश बघेल के नाम पर मांगा जाएगा। नहीं, कैंडिडेट डमी नहीं होगा। मैं देखिए, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार के कामों के बदौलत, कांग्रेस रीति नीति सिद्धांतों, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और मरवाही की जनता जो हमसे उम्मीद लगाई, जिसको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने अभी तक पूरा किया है, उस पर हम जीतेंगे। और कांग्रेस का सिंबल ही चुनाव लड़ता है। उम्मीदवार कोई भी हो सकता है पार्टी में, ये निश्चित तौर पर तय है। और मरवाही का मन भी बन चुका है कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार होंगे उनको यहाँ पे प्रतिनिधि चुना जाएगा। और मरवाही क्या मजबूत कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा है, इसलिए सिर्फ सरकार के नाम पर वोट जीतेंगे? देखिए, मैंने कहा कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मजबूत है। कांग्रेस में सिंबल चुनाव लड़ता है, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है, कांग्रेस के रीति नीति सिद्धांत चुनाव लड़ती है, कांग्रेस कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ जो कांग्रेस का सिंबल है, उसमें व्यक्ति कोई भी हो सकता है और मिलजुल कर सब चुनाव लड़ते हैं। और जनता ने मन बना लिया मरवाही में कि भाजपा और भाजपा के बी टीम को, जो लगातार छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय करने का काम किया था, अभी आप देखेंगे मोदी की सरकार ने किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय किया है। और इस अन्याय को समर्थन करने वाले भाजपा और भाजपा के बी टीम को मरवाही की जनता इस बार सबक सिखाएगी। चलिए, आखिर 2018 वाला फॉर्मूला एक बार फिर आप ले आए, बी टीम वाला। अब देखते हैं कि ये कितना कारगर साबित होता है। साथ में रखें ब्रजेश नाथ पांडे जी, हमारे साथ हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे।
ब्रजेश, ये सवाल ये है, बीजेपी के इतर कांग्रेस तो ये अब तय कर चुकी है कि अपनी पार्टी के नाम पर और सिद्धांत के आधार पर और किए हुए कामों के आधार पर वोट मांगा जाएगा। कैंडिडेट कोई भी हो, जनता मन बना चुकी है कि कांग्रेस को जिताएंगे। लेकिन बीजेपी में क्या अंतरकलह इस उम्मीदवार के नाम का चयन नहीं कर पा रही है, या फिर दावेदारों की संख्या बहुत ज्यादा है, इस वजह से दिक्कत हो रही है? देखिए, अंतरकलह की तो कोई बात ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। और रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का, तो एक प्रक्रिया है और बहुत बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। उसमें बहुत सारे लोग की इच्छा होती है चुनाव लड़ने की, वो अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी बात यह है कि जहां एक बार प्रत्याशी तय हो गया, उसके बाद किसी तरह का कोई विवाद नहीं होता। जितने लोग हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, सारे लोग मिलकर उस पार्टी को जिताने का काम करते हैं। और हमारे यहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे यहाँ कमल का निशान महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी महत्वपूर्ण है, प्रत्याशी कोई भी हो। और निश्चित तौर पर मरवाही में भारतीय जनता पार्टी की जीत तय है, क्योंकि कांग्रेस तो पिछली बार चुनाव में 20,000 से ज्यादा वोट नहीं पाई थी, अपनी जमानत नहीं बचा पाई थी। उनका क्या आधार है? और यदि अपनी सफलताएं गिना रहे थे धनंजय भाई हमारे, तो मैं उनकी सफलताएं गिना देता हूं। कहां है वादा शराबबंदी का, कहां है बेरोजगारी भत्ते का, कहां है नियुक्तियों का, रोजगार का, नियमितीकरण का? ये सारे मुद्दे हैं हमारे पास। तो चलिए, ये सारे मुद्दे रहेंगे, लेकिन ब्रजेश, ये सवाल ये कि आपने 20,000 का जिक्र कांग्रेस के तीसरे नंबर पर पहुंचने का तो किया, लेकिन दूसरे नंबर पर भी आप भी कोई बहुत ज्यादा अंतर से नहीं रहे थे। नहीं, देखिए, उस समय जोगी जी चुनाव लड़ रहे थे, निश्चित तौर पर आदरणीय जोगी जी छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उनका प्रभाव था। लेकिन जोगी जी के नहीं रहने पर वो प्रभाव नहीं रहेगा, इसलिए हम अपना दावा मजबूत कर रहे हैं। और हमारे कार्यकर्ता सहानुभूति का फैक्टर इफेक्ट नहीं करेगा वहां? नहीं, सहानुभूति का बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जी, चलिए, साथ में रहे भगवानू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भगवानू जी, आपका तो वहां पर सब कुछ है, आपका तो गढ़ रहा है, आज भी आप यही कहते हैं कि जोगी जी के नेतृत्व में यहाँ पर अभी तक 20 सालों से हमारा परिवार जीतता आया और लगातार उसी के पक्ष में मरवाही की जनता वोट करेगी, सब कुछ ठीक है, तो फिर पत्ते क्यों नहीं खोले जा रहे अभी तक? देखिए, हमारा पत्ता तो खुला हुआ है। माननीय जोगी जी के निधन के बाद जब ये उपचुनाव प्रस्तावित हुआ, उसके पश्चात ही मरवाही की जनता थी कि उनके प्रतिनिधि के रूप में माननीय अमित जोगी जी चुनाव लड़े। और ये अमित जोगी जी कोई पहली बार चुनाव लड़ने वाले नहीं है। 2014 में जब ये चुनाव लड़े थे, तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से भी ज्यादा मतों से जीत करके वो रिकॉर्ड बनाए थे। और छत्तीसगढ़ में जोगी जी एक ब्रांड, एक नेम है। छत्तीसगढ़ में उन्होंने जो काम किया, जो छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव रखी और जो देश विदेश में छत्तीसगढ़ की जो पहचान दी, यही कारण है कि जोगी जी के ऐसे व्यक्ति हैं जो नदी के धार के विपरीत तैरते हुए भी वो सफलता के झंडा हमेशा गाड़ते रहे हैं। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में जब उन्होंने नई राज्य बनाया, नई राज्य बनाने के बाद नया चुनाव चिन्ह मिलता है और 2 महीने पहले हमें चुनाव चिन्ह मिलता है और उससे भी वो 40,000 वोटों से जीतते हैं। रही बात हमारे कांग्रेस के साथी जो कह रहे हैं अपने पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं, तो इन्होंने 20 महीने में क्या किया है? इन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। और आज जब से मरवाही चुनाव की घोषणा हुई, ये सिर्फ घोषणा ही कर रहे हैं। घोषणा के अलावा इन्होंने जमीनी हकीकत कुछ भी काम नहीं किया। वास्तव में अगर इनकी सरकार कुछ काम कर रही थी, तो आज ये जिस तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, कांग्रेस कार्यालय के सामने में 2 ट्रकों में 90,000 साड़ियां मिलती है, वहां पर किस प्रकार से जिलाधीश महोदय और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है, वहां पर वो कांग्रेस के एजेंट। चलिए, वो तमाम चीजें आपके मुखिया ने आज प्रेस के माध्यम से कही भी। लेकिन भगवानू जी, इससे इतर मेरा एक सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि आपका चेहरा तो स्पष्ट है, अमित जोगी रहेंगे, लेकिन अगर जातिगत मामला कहीं अड़ता है तो फिर उसके बाद क्या वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है पार्टी ने? देखिए, अजीत जोगी जी आदिवासी थे, आदिवासी हैं, रहेंगे, उनके पुत्र भी आदिवासी थे और हैं। देखिए, जब भी विरोधी जोगी परिवार से घबराता है, अजीत जोगी से घबराता है, अमित जोगी से घबराता है, तब उसके पास एक ही मुद्दा बचता है, उसके जन्म जाति। इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये हमेशा चुनाव के समय में ये जो मामला है इसको लेकर के आते हैं। हमारे लिए बहुत सारे वैकल्पिक व्यवस्था है। भारत का संविधान, इस देश का कानून हमेशा हमारा साथ दिया, आगे भी साथ देगा और चुनाव हम लड़ेंगे। अमित जोगी जी ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। चलिए, अब आप कह रहे हैं कि होगा तो भी फिर वैकल्पिक व्यवस्था है, साथ पे रखें। धनंजय जी, एक सवाल मेरा ये है कि अगर 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ अगर देखा जाए तो वो पेंड्रा से उतारा गया, मरवाही के आदिवासियों के लिहाज से वो बहुत ज्यादा
खरा साबित नहीं हो पाया। यही वजह रही कि तीसरे पायदान पर पार्टी खिसक कर चली गई थी। इस बार क्या ये कोशिश पार्टी कर रही है कि मूल मरवाही क्षेत्र का उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारा जाए ताकि जोगी कांग्रेस को टक्कर मिल सके? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस पार्टी में प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है और एक परंपरा है, उसका निर्वहन हम कर रहे हैं। वहां पे बहुत सारे हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो नेता हैं और जनता की जो फीडबैक है वो हमारे पास आ रहे हैं। उस आधार पर हम वहां प्रत्याशी का चयन करेंगे और निश्चित तौर पर मरवाही के जनता मरवाही के विकास के भागीदार बनेंगे, वहां के प्रतिनिधित्व करेंगे और पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी चुनाव को लेकर बहुत ही गंभीर है और बहुत ही जो मरवाही की जनता जो हमसे अपेक्षा की, उस अपेक्षाओं को हमने पूरा करने का काम किया है। और किस प्रकार से 15 साल तक देखेंगे मरवाही जो है विकास से उपेक्षित रहा है, किस प्रकार से मरवाही की जनता को भावनात्मक रूप से बांधकर उनको विकास से दूर करने का काम किया गया है, पूरे मरवाही की जनता ने देखा है। और किस प्रकार से रमन सिंह के किसान विरोधी चरित्र को, आदिवासी विरोधी चरित्र को जब कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर कर आंदोलन करती थी इसके खिलाफ में, तो किस प्रकार की भाजपा के बी टीम रमन सिंह सरकार को बैकअप देने के लिए चली जाती थी, मरवाही जनता ने देखा है। तो पूरी तरीके से मरवाही जो एक बार मन बना चुकी है और हमने 20 महीने में वादा पूरा किया है। जैसे 20 आप देखते हैं तो 15 साल में रमन सिंह ने जो किसानों से धोखाबाजी किया, युवाओं से धोखाबाजी किया, बीते 6 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों के साथ धोखाबाजी कर रही है। अभी 3 अध्यादेश कानून लाया गया है जिसमें कृषि क्षेत्र को गुलाम बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। यूं कहिए कि कृषि क्षेत्र को गुलाम बनाने का फरमान जारी कर दिया गया है। चंद पूंजीपतियों के हाथ में जो देश के 65 करोड़ किसानों को गुलाम बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो मरवाही की जनता नहीं। तो धनंजय जी, सवाल फिर ये खड़ा होता है ना कि आप बीजेपी की नाकामियां मरवाही के क्षेत्र की जनता को गिनाएंगे या फिर 20 साल तक जोगी परिवार का जो वहां पर कब्जा रहा और काम नहीं हो पाया उसको गिनाएंगे? दोनों चीजें वहां पे होगी। किस प्रकार से मरवाही के जनता के साथ 20 साल तक धोखा किया गया और किस प्रकार से 15 साल तक रमन सिंह ने रहकर मरवाही के साथ जो भेदभाव किया और 6 साल से जो नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे प्रदेश और देश के किसानों के साथ, युवाओं के साथ धोखा छल कर रही है। किस प्रकार से रोजगार देने का वादा कर बेरोजगार करने का काम किया जा रहा है, उसको पूरी तरीके से मरवाही की जनता को बीच में ले जाया जाएगा। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार के काम तो हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके धनंजय जी फिर तो एक अगर आप उनकी तरफ उंगली उठाएंगे तो 3 आपकी तरफ चली जाएगी। फिर सवाल यही होगा कि पहले तो वो कांग्रेस में ही थे। नहीं, मैंने कहा ना कि भाजपा और भाजपा के बीच मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया। अगर 15 साल तक रमन सिंह छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनते रहे तो इसका मापदंड विकास कार्य नहीं रहा है। कहीं न कहीं मरवाही की जनता सहित पूरे प्रदेश की जनता के साथ जो भाजपा के बी टीम ने दगाबाजी किया, जो धोखा किया, जो गुमराह करने का काम किया, जो भावनात्मक उन्हें ब्लैक कर उनके वोट का उपयोग किया, इसका एक नतीजा था। और छत्तीसगढ़ की जनता पूरी तरीके से जब इस विषय को समझ चुकी तो आप देखें कैसे 15 साल के बाद भाजपा। चलिए जवाब ले लेते हैं। ब्रजेश नाथ पांडे जी हमारे साथ हैं। ब्रजेश जी, ये जो लगातार बी टीम होने का आरोप अभी तक लग रहा है, 2018 के विधानसभा चुनाव में भी लगा, उपचुनाव में भी अब कहीं ना कहीं आरोप वापस से लगता हुआ नजर आ रहा है। सवाल यही है कि क्या इससे धो पाएंगे बीजेपी इस उपचुनाव में, क्या इस आरोप को धो पाएगी? क्या इस तरह की स्थिति होगी कि एक बार कोशिश ये की जाए कि यहां पर अगर अपनी सत्ता वापस एक बार फिर से अगर आप अपने आप को यहां पर प्रतिष्ठित कर पाते हैं तो फिर क्या ये आरोप अब कहीं ना कहीं धूमिल होता दिखाई देगा या फिर समर्थन करते हुए नजर आएंगे वोट काटने के लिए? देखिए दीपेश जी, सबसे पहले तो मैं धनंजय जी ने जो कांग्रेस और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को रमन फोबिया और मोदी जी का फोबिया हो गया है, वे उठते सोते सिर्फ 15 साल के कार्यकाल की गुण गाते रहते हैं, केवल विरोध के लिए बोलते रहते हैं कि 15 साल में क्या किया रमन सिंह ने। 15 साल, यदि हम लोग 15 साल में काम नहीं करते तो 3 बार का चुनाव क्यों जीतते? इसका जवाब दीजिए धनंजय जी। अरे 15 साल के बाद पार्टी ने, लोगों ने परिवर्तन किया, हमने स्वीकार कर लिया जनता की बात। सवाल ये भी खड़ा होगा ना ब्रजेश जी कि फिर ये वाला क्यों हार गए, काम नहीं किया? 15 साल क्या किया तो चौथे बार क्यों नहीं जीते? फिर सवाल यही खड़ा होगा ना कि फिर ये वाला क्यों हार गए? जनादेश स्वीकार है हमको, जनता का जनादेश स्वीकार है हमको। जनता का जो निर्णय है, जनता ने निर्णय लिया। जनता काम करने वाले चुनती है, धोखा देने वाले नहीं चुनती है। 15 साल तक रमन सिंह ने धोखा दिया, 6 साल तक मोदी सरकार धोखा दे रही है। धनंजय जी अब मुझे बोलने दीजिए। 15 साल तक रमन सिंह ने धोखा दिया छत्तीसगढ़ की जनता को, अब बीते 6 साल नरेंद्र मोदी की सरकार धोखा दे रही है। दिक्कत यही है आप लोग कि आप लोग सुनते नहीं। आपने कहा मैंने सुना ना पूरे समय। तो देखिए आप लोग अपनी उपलब्धियों को बताइए ना, यदि कुछ किया है तो। मैंने तो पूछा ना,
मैंने कहा कि आपने शराबबंदी का वादा किया था, शराबबंदी किया क्या? बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा किया था, दिया क्या? नियमितीकरण करने के लिए बोला था संविदा नियुक्ति वालों को, किया क्या? नई भर्ती का प्रारंभ किया क्या? इन वादों का क्या हुआ? किसानों का कर्जा आज तक माफ नहीं हुआ है। 2500 का समर्थन मूल्य का वादा किया था, 4 किस्तों में किया, उसको एक साथ देने की बजाय आज तक दूसरी फसल खरीदने का समय आ गया है, आपने 2500 रुपए दिया क्या? आप कौन से वादे की बात करते हैं? चलिए, वादों पर आप पहुंच गए, लेकिन ब्रजेश जी, मेरा सवाल ये है कि उम्मीदवार के नाम के चयन को लेकर बीजेपी आखिर पीछे क्यों है? हालांकि दोनों राजनीतिक दलों ने अभी नहीं किया, क्या आप इंतजार कर रखे हैं कि ये पहले कर दें, उसके बाद फिर हम हमारे पत्ते खोलें? सवाल ये भी है कि समीरा पैकरा या अर्चना पोर्ते के अलावा डॉक्टर साहब भी चुनाव मैदान में दावेदारी ठोक रखे हैं, क्या इन सब में सामंजस्य बैठा पाने में बीजेपी कामयाब हो पाएगी? बिल्कुल कामयाब होगी। हमारे यहाँ, मैंने पहले भी कहा कि हमारे यहाँ पार्टी चुनाव लड़ती है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है। और रहा सवाल दावेदारों का, मैंने कहा कि सबको हक है टिकट मांगने का, लेकिन जब हमारे यहाँ की पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तो डिसाइड कर देता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। और हम लोग कहीं पीछे नहीं है। हमारे यहाँ के जो प्रभारी हैं श्री अमर अग्रवाल जी, वो उसका दौरा करके आ चुके हैं, कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेके आ चुके हैं। उसके बाद कल हमारे नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी और अमर अग्रवाल जी फिर जा रहे हैं और प्रक्रिया चालू है हमारे यहाँ। और समय आने पर तय हो जाएगा हमारे प्रत्याशी, कहीं किसी तरह का कोई विवाद नहीं प्रत्याशी के लिए। चलिए, जवाब लेते हैं। भगवानू जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भगवानू जी, एक सवाल मेरा यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या अब ये प्रतिष्ठा के साथ साथ साख का सवाल हो चुका है? सवाल इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो चुका है, उम्मीदवार का चयन इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण हो चुका है कि अब आर पार की लड़ाई रहेगी। अस्तित्व का सवाल अब यहां पर खड़ा होने वाला है कि अगर चुनाव हार गए तो कहीं पार्टी का अस्तित्व संकट में ना आ जाए। यही वजह है कि उम्मीदवार चयन में देरी हो रही है। देखिए, वैसे तो पार्टी प्रत्याशी चयन की जो प्रक्रिया है, ये किसी भी दल का आंतरिक मामला है, उसमें हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपने सवाल कर दिया इसलिए मैं जवाब दूंगा। ये न कहीं ये इनको डर है जोगी परिवार से, अमित जोगी से, जनता कांग्रेस से, और कहीं ना कहीं पार्टी का अंतर कलह भी है, क्योंकि नेताओं के अंदर में जो गुटबाजी है वो चरम सीमा पे पहुंच गई है। इसलिए अभी तक ये चुनाव की तिथि घोषणा होने के बाद भी ये अभी तक अपने प्रत्याशी का चयन नहीं कर सके हैं। दूसरी बात कि इन्होंने जो बी टीम की जो आरोप हम पर लगाया है, मैं पहले भी जवाब दिया, आज भी देना चाहूँगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में ना तो हम ए टीम है ना बी टीम है, सी फॉर छत्तीसगढ़ हम सी टीम है। दूसरी बात, हम राजनीतिक और सत्ता के लाभ प्राप्ति कर लिए अपने विचारधारा को कभी नहीं बदलते। जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में जाकर के सांप्रदायिक ताकतों का विरोध करने वाली और विचारधारा के विपरीत जिस प्रकार से इन्होंने शिवसेना से गठबंधन किया, हमने कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ यहाँ गठबंधन नहीं किया है। तो एक बात जान ले। दूसरी बात, हमारे साथी प्रवक्ता महोदय, ये जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अपने शासनकाल में कांग्रेस से 70 साल का हिसाब पूछती थी, आज ये सत्ता में आने के बाद ये अपने काम को न बताते हुए इनसे 15 साल की बात करती है, अपनी नाकामियों को और अपनी जिम्मेदारियों को बचने का ये काम को उजागर कर दिया और कांग्रेस के कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या जोगी कांग्रेस में अभी तक टिकट फाइनल न होने का कारण ये भी है कि ये अब अंतिम लड़ाई है? अगर चुनाव हार गई जोगी कांग्रेस तो अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी से बिखराव की स्थिति शुरू हो चुकी है। ज्ञानेंद्र जी पहले ही कांग्रेस में जा चुके हैं और कई और नेता तैयारी में हैं। दीपेश जी, मैं इसमें ये जवाब दे रहा था, हमारे टिकट का तो डिक्लेयर हो चुका है। माननीय अमित जोगी जी हमारे प्रत्याशी होंगे। मारवाही की जनता ने यह तय कर लिया। हमारे विधायक दल के नेता, हमारे वरिष्ठ विधायक दल, सर मैंने कहा ना कि अगर जातिगत मामला फंसा, क्योंकि वो चर्चाएं चल रही है, तब फिर क्या होगा? वैकल्पिक व्यवस्था नहीं, जो चीजें कभी 20 साल में नहीं वो अभी भी नहीं होगी। अजीत जोगी जी आदिवासी थे, उनके पुत्र भी आदिवासी हैं, और चुनाव लड़ेंगे, वो जीत करके आएंगे वो। चलिए, भविष्य में देखते हैं कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर होता क्या है। लेकिन धनंजय जी, मेरा सवाल आपसे एक ये है कि कांग्रेस को ऐसा नहीं लग रहा कि दोहरी चुनौती मरवाही में है? एक तो मरवाही का कोर आदिवासी एरिया जो लगातार जोगी परिवार के साथ संपर्क में रहा और जिसका जोगी परिवार से आत्मीय जुड़ाव रहा, वहां पर सहानुभूति फैक्टर तो कहीं ना कहीं नजर आएगा। दूसरा, अगर इसके दूसरे धड़े को देखा जाए तो पेंड्रा, वहां पर शहरी मतदाता जो पिछले विधानसभा चुनाव में
बीजेपी के समर्थन में चला गया और यही वजह रही कि दूसरे पायदान पर बीजेपी का प्रत्याशी रहा और तीसरे पर कांग्रेस सिमट कर रह गई। क्या यह दोहरी चुनौती नहीं लगती इस बार तीसरे से अब पहले पर पहुंचना? देखिए, किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। मैंने जैसे पहले कहा कि मरवाही की जनता 15 साल तक विकास मांग रही थी, मरवाही की जनता स्वास्थ्य सुविधाएं मांग रही थी, मरवाही की जनता गांव के ट्रांसफार्मर मांग रही थी, मरवाही की जनता घर तक पहुंचने के लिए सड़क मांग रही थी। तो 15 साल तक रमन सिंह सरकार ने दिया नहीं और भाजपा के बी टीम ने उसको रोके रखा था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने मरवाही को जिला घोषित किया है, मरवाही को नगर पंचायत का तोहफा दिया है, मरवाही में मांगी गई नगर पालिकाओं के तोहफा दिया गया, वहां के विकास कार्यों का तोहफा दिया गया है और वहां की जनता की मांगों को पूरा किया है। तो निश्चित तौर पर किसी प्रकार की चुनौती हमारे पास नहीं है। और मैंने पहले कहा कि मरवाही की जनता समझ चुकी है कि भाजपा और भाजपा के बी टीम के जो आपसी गठजोड़ थे उसका नुकसान मरवाही को हुआ है। मरवाही अगर विकास से महरूम रहा है, विकास से दूर रहा है, इन दोनों के कारण है। निश्चित तौर पर अजीत जोगी जी के साथ मरवाही की जनता के भावना जुड़ी, प्रथम मुख्यमंत्री थे और छत्तीसगढ़ की जनता पर उनका सम्मान करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने विकास के दावों को खत्म कर दे मरवाही की जनता और वोट देने के लिए उनको विकास के मापदंड चाहिए और जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार ने पूरा किया है। 15 साल में ना तो रमन सिंह ने पूरा कर पाए, ना तो वहां के जो विधायक उन्होंने पूरा किया। धनंजय जी, फिर सवाल यह है ना कि आप कह रहे हैं कि किसी तरह की चुनौती नहीं है और हमने काम बहुत ज्यादा किया कि अभी भी लगातार करते आ रखे हैं, फिर जोगी कांग्रेस में फिर इस तरह की सेंधमारी कांग्रेस क्यों कर रही है? क्यों ज्ञानेंद्र उपाध्याय को ले आया गया? दूसरे जोगी कांग्रेस के वहां पर ऐसे सक्रिय नेता और कार्यकर्ता जिनकी पैठ वहां पर अच्छी है, उन्हें लाने की तैयारी है? देखिए, किसी प्रकार की सेंधमारी नहीं, इस पूरे विषय वस्तु को आपको समझना होगा। क्योंकि जब जोगी जी कांग्रेस से बाहर होते, कांग्रेस के बाहर जाके जब अपने गठन करते हैं संगठन का, तो कहीं न कहीं जिनका जोगी जी के प्रति जो व्यवहार, नरम व्यवहार रहा, जोगी जी जो सम्मान करते थे, वो उनके साथ में चले गए। और चूंकि जोगी जी के दिवंगत होने के बाद तो वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वापस अपने मूल पार्टी जो कांग्रेस उसमें चले आए हैं। इसमें किसी में सेंधमारी की बात नहीं है। और आप पूरा अगर छचका का वो देखते हैं तो छचका एक नई पार्टी गठन होता है, उसमें जो सिंबल मिलता है, उसके बाद अगर देखते हैं छचका का पूरे प्रदेश में कई प्रत्याशी, नया प्रत्याशी नहीं जीतता है। जो कांग्रेस से विधायक थे, कांग्रेस में जिनकी पहचान रही, वही जाके चुनाव लड़ते हैं तो जीतते हैं। तो इसे स्पष्ट हो चुका है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने छचका को नकार दिया है। लेकिन जोगी जी के प्रति जो सम्मान लोगों का है, क्योंकि चूंकि प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं यहाँ के और लोगों से जुड़ाव उनका रहा है, इसे थोड़ी बात है। लेकिन मरवाही की जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है कि दोनों टीमों को वहां से बाहर करना है, भाजपा को और भाजपा के बी टीम को। ब्रजेश जी, क्या आपको लगता है कि सहानुभूति फैक्टर वहां पर काम करेगा? जैसा कि हालांकि धनंजय जी ने भी कहा है कि मरवाही के क्षेत्र की जनता का जुड़ाव तो जोगी जी से रहा है, अब क्या आपको ऐसा लगता है कि सहानुभूति फैक्टर वहां पर काम कर पाएगा और इसका फायदा जोगी कांग्रेस को होगा? नहीं, देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फायदा जोगी कांग्रेस को इसका मिलने वाला है सहानुभूति का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार इस तरह का तय किया जाएगा जो लोगों के बीच में लोकप्रिय है, लोगों के बीच में लोकप्रिय है और जो कांग्रेस की दो साल की असफलताओं को बताया जाएगा और निश्चित तौर पर हम दूसरे नंबर पर थे, इस बार 1 नंबर पर आएंगे। तो फिर तो ये भी समझा जाए कि जब हमें दंतेवाड़ा में बीजेपी को सहानुभूति फैक्टर का फायदा नहीं मिला, तो यहाँ पर अगर जोगी कांग्रेस को नहीं मिलेगा तो फिर बीजेपी को किस आधार पर यहाँ पर अपने कैंडिडेट को फायदा मिल जाएगा? नहीं, देखिए, बस्तर में जगदलपुर क्षेत्र में आदिवासी वाला एरिया है, वहां पे पूरा सरकार चुनाव लड़ रही थी। सर, मरवाही भी आदिवासी जिस तरह से उन्होंने हमारे पूरे प्रत्याशियों को जनसंपर्क में रोका, हमारी गाड़ियों को रोका, जिस तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे थे ये लोग, उस कारण जीता है। अदरवाइज हमारा प्रत्याशी निश्चित तौर पर विजयी हो जाता है। तो और यहाँ भी जिस तरह का कार्रवाई कलेक्टर साहब कर रहे हैं, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ये आपने अभी से स्पष्ट किया। भगवान जी, नहीं, वो स्थिति तो आएगी नहीं। आपने बस्तर के उपचुनाव का जिक्र किया, इसलिए जवाब दिया मैंने। जी नहीं, मरवाही के लिए मैंने नहीं कहा यह चीज, मैंने बस्तर के लिए आपने स्पेसिफिक पूछा है, इसलिए मैंने बताया। मरवाही चुनाव जीत रहे मतलब, क्योंकि वहां के परिणाम आ चुके हैं जी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतेंगे वहां पर। भगवान जी, इतना कॉन्फिडेंट बीजेपी और कांग्रेस नजर आ रही है, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस को कोई डर है? हितेश जी, उसमें एक करेक्ट कर दीजिएगा, कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट है। भगवान जी, संक्षेप में तुरंत जवाब दीजिए। देखिए दीपेश जी, पहले भी एक बात कहता रहा, अभी भी कहूंगा कि स्वर्गीय जोगी जी
मारवाही के नेता नहीं बल्कि वहां के बेटा थे, किसान पुत्र, मारवाही के माटी पुत्र, उन पर पूरा मारवाही गर्व करता है। उन्होंने वहां पर एक गरीब आदिवासी किसान के घर से जन्म लेकर के उन्होंने कलेक्टर 17 साल रहने का भारत में रिकॉर्ड कायम किया। IAS ऑफिसर थे, वो इंजीनियर थे, प्रोफेसर यही सबसे थे। बड़ी बात क्या कि छत्तीसगढ़ जोगी जी के राज्य नाम पर कि प्रथम चुनाव जोगी कांग्रेस लड़ती हुई नजर आएगी, जो लगातार आपके सवालों के जवाब में नजर आया है और लगातार आप यही कहते भी आ रखे हैं कि वो वहां के मतदाताओं से बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं और यही वजह है कि वहां पर एक बार फिर से जोगी कांग्रेस की जीत होगी। खैर, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर उम्मीदवार कौन होता है और इस बार ये उम्मीदवार इस लिहाज से भी दिलचस्प हो जाएंगे कि तीनों ही राजनीतिक दल कोर मरवाही क्षेत्र के उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में हैं। तब फिर देखना होगा कि पेंड्रा के जो मतदाता हैं उनका आखिर रुझान किस तरफ जाता है। जिस और पेंड्रा का मतदाता झुकेगा वो चुनाव जीत जाएगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।